हेलो दोस्तों। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो सी टेट, यूपी टेट एंड टीईटी टेट, और कोई भी राज्य का अगर टेट का एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे टैलेंट इंस्टीट्यूट। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। यहाँ पे मैंने लिखा है स्कोर अच्छा लाना है तो पढ़ लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग खुद देखोगे कि इसके अंदर कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि स्कोर अच्छा लाना है तो पढ़ लो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है, ये किसका है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कि बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, व्यवस्था क्या हो गई है? फेल हो गई है। छात्र किसी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था क्या हो गई है? फेल हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल आंसर है। तो इसको एकदम अ, अच्छा से कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बताइए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ठीक है, क्वेश्चन रहा ये। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसका अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाकर और वर्णन करना, बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर कौन है, राइट ऑप्शन कौन है। तो देखो, देखिए आप लोग, इसमें बहुत सिंपल सा है कि देखिए, अब बीजों का अंकुरण का संकल्पना सबसे अच्छा जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है पहला, जैसे कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अब देखिए, जैसे प्रैक्टिकल जैसे हम लोग करते हैं तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, अब किसी को कुछ नहीं पता है तो पौधों के बीज को क्या कर रहे बो दे, उसके अंकुरण के चरणों को क्या कर लेंगे हम लोग, अवलोकन करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल रूप से छात्र करता है, ठीक है ना, या अध्ययन कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्र द्वारा पौधे के बीज बोना और उसका अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली चीज जल्दी याद हो जाता है, तो इसीलिए बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? ठीक है ना, समावेशी शिक्षा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों को कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है,
तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो ऐसा लगता है कि कितना सिंपल है, लेकिन है घुमा फिरा के बहुत देता है। सीटेट का जो भी पेपर होता है बहुत क्वेश्चन बेसिक तरीका से लेता है। एकदम आपको अपने तरीके से करना होगा, अपने प्रैक्टिकली जैसे आप लोग हम लोग पढ़ाई किए हैं उस पे जा कर के देख कर फिर टिक लगाना होगा कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा। ओके, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर बनता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना। शिक्षा का समवशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है ना, कोई भी बच्चा है तो उसको समान शिक्षा के अवसर मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बताता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, लग रहा है क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को पता चले। और अपना प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि 15 दिन अब बाकी है। ठीक है ना, 15 दिन में एकदम जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो आप लोग जब क्वेश्चन करोगे या फिर पेपर देके आओगे तो फिर आप लोग बताओगे, ठीक है ना, कि हाँ कितना यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है ना, जो कि हर दम पूछता है, हर दम पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, अगर सही में आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, और वीडियो को लाइक्स भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि वो भी अपना प्रिपरेशन सही करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। चलिए, अगला प्रश्न, नहीं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? अब देखिए, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य वाला, या निबंधात्मक प्रश्न। बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग जब हम लोग देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं तो किस टाइप का होता है? सत्य और असत्य, न तो सही हो सकते हैं तो गलत हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिख कर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रश्नों को का किसके श्रेणी में रखा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, लघु उत्तरात्मक, लेकिन ये नहीं होगा, सत्य या असत्य होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। दूसरा ऑप्शन है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन आना होगा, तभी यहाँ पे शिक्षा प्रगतिशील होगा। ठीक है ना, तो इसका, तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। ठीक है ना, तो ये अगर होगा तो प्रगतिशील होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक शिक्षा एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की सुरक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। क्यों चिंतित है? तो पहला ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, कि विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है, कि वैधता के बारे में चिंतित है। तो बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में क्या होता है, वो लोग चिंतित रहता है कि यार ये भी छूट गया, ये हमको लेना चाहिए, तो इसके लिए चिंतित रहता है लोग। ओके। तो यहाँ पे किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है ना? जितना भी विषय वस्तु है उसको क्या करना, शामिल करना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवेच विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर पहला है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष का अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए, जितना भी पॉजिटिव जितना आंसर होता है ना, वही उसी को टिक करना चाहिए। तो इसमें सबसे पॉजिटिव जो ऑप्शन है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना? जितना शिक्षक जो हैं, जितना अनुभव है, जितना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उतना ही वो अच्छे पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो ये कहा जा रहा है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभव को इस प्रकार से संगठित एवं समंजस करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। ठीक है ना? अब टीचर से पूछेगा जब तक, तभी उसको समझ में आएगा। ओके बच्चे को। तो चलिए, तर्क वितर्क जारी होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो देखिए, इसका सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं की बेहतर जानते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उससे में सुधार करने की एक प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है ना? अब शिक्षक को क्या, जो भी कमजोर बच्चे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षकों को ए जो ऑप्शन होगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए। ठीक है ना? सीखने की क्या होना चाहिए, विविध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए, सीखने के विविध अनुभव का उपलब्ध करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक के जितना भी सिखाने की तरीकों के बारे में ज्ञात हो, उसे सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है ना? जितना जानकारियां हैं, उनको जितना भी पढ़ाने की चीज़ है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर लग रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। समझे? सभी का विकास दर क्या होती है? सबका माइंड एक जैसे नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में वि- विका विभाजित किया जाता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है शारीरिक, संख्यात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संख्यात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संख्यात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संख्यात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। ओके, उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इससे मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करें। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियां के कुछ चित्रों को प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी की अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश डैश पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण। ओके, ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे अन्य नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर लगे सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। क्यों रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे रोता होना चाहिए, है ना? रोता। तो किसके कारण रोता है भाई? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संवेगात्मक दुश्चिंता। कौन सा हो जाएगा? बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे की उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चा क्या होने लगता है? रोने लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, बताइए। अपना सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदेशों, व्यवहारों आदि को सीखते हैं और अपने आप को उसका अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए? कि वैश्विक प्रवृत्तियाँ, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पॉजिटिव आंसर निकल के आएगा वो आ रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह। जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए, किस पे ज्यादा पे बल देते हैं वाइगोत्स्की? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बीएड में। ठीक है ना, चलिए। तो इसका ऑप्शन है अनुवांशिकी, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है ना, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के लिए कौन सा सामाजिक वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक संस्कृति परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? हम्म कौन सा कारक हो सकता है? पहला जो ऑप्शन है, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है, मतलब जानता है, तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषय के बारे में भी सामान्य ज्ञान होनी चाहिए और अन्य विषय का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक, ठीक है ना, नैतिक मुद्दों पर आधारित उसमें शामिल करके। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनकी नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। जब एक निरोगी बच्चा अब पहली बार विद्यालय आता है, जब कोई निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चे को निरोगिता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके में सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आप लोग को कौन सा लग रहा है? तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर है सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था। तो आप लोग को अगर, आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन है, इस एकदम जितना भी क्वेश्चन मैं दूंगा इम्पोर्टेंट होगा और आने वाला क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।